चलिए जी। सो yesterday in the last class we started dynamics। और डायनेमिक्स की बेसिक्स हम लोगों ने डिस्कस की थी। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बेसिकली डायनेमिक्स में हम पढ़ क्या क्या रहे हैं। तो डायनेमिक्स में सबसे पहले लॉज ऑफ मोशन हम लोगों ने डिस्कस करने हैं इन डेप्थ। ठीक है। और उसी के साथ कैस्केडेड रहेगा मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एंड थोड़ी बहुत फिर जो चीजें हम पहले देख चुके हैं और हम दोबारा उसको रिकॉल करेंगे, दैट इज क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ नॉन लीनियर मोशन। ठीक है। हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से। राइट। मैंने कहा था कि पहला लॉ स्टेट्स दैट फर्स्ट लॉ इट्स ऑल अबाउट इक्विलिब्रियम। ठीक है ना। मैंने कहा था कि पहला लॉ कहता है कि अगर फोर्सेस इक्विलिब्रियम में है, अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं, तो ऑब्जेक्ट ईदर रिमेन्स इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम और अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। मतलब ये है कि अगर फोर्सेस बैलेंस हैं तो जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो स्टेशनरी रहेगा, जो ऑब्जेक्ट चल रहा है वो चलेगा इन अ यूनिफॉर्म मोशन। तो ये एक कंडीशन है, वो यूनिफॉर्म मोशन के साथ चल रहा है। इसका मतलब ये है कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम परफॉर्म कर रहा है, ना एक्सेलरेट कर रहा है ना डिसेलरेट कर रहा है, और ना ही अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। राइट। लेकिन अगर अनबैलेंस फोर्स लग जाती है तो उसकी बात की थी सेकेंड लॉ के अंदर हमने। उसने कहा न्यूटन्स के सेकंड लॉ ये कहता है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक अनबैलेंस फोर्स लग रही है तो वो जो अनबैलेंस फोर्स है वो उस ऑब्जेक्ट के रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर है। लाइक मोमेंटम का चेंज पर यूनिट टाइम इज इक्वल्स टू द रिजल्टेंट फोर्स दैट इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। इसमें खास बात ये कि जिस ऑब्जेक्ट के रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, जिस ऑब्जेक्ट पे एक्टिंग रिजल्टेंट फोर्स की बात हो रही है, उसी ऑब्जेक्ट के चेंज इन मोमेंटम फॉर रिजल्टेंट फोर्स ऑन अ कार, तो उस ऑब्जेक्ट the change in momentum, the rate of change of momentum of the car। ठीक है। ये स्लाइटली कंफ्यूजिंग होता है जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के साथ डील करेंगे इन कोलिजन्स। तो इस वजह से ये वहां पे काम आएगा ना। फिर हमने यहाँ से एक ट्रैक चेंज करके मोमेंटम को थोड़ा सा समझा था। मोमेंटम क्या चीज है। मैंने कहा था कि देखो मोमेंटम टेक्निकली डिफाइन होता है एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। लेकिन मोमेंटम बेसिकली होता क्या है? मोमेंटम इज बेसिकली क्वांटिटी ऑफ मोशन, अमाउंट ऑफ मोशन प्रेजेंट इन एनी ऑब्जेक्ट, the amount of motion that the object exchanges, वो exchange करेगा during a collision। ठीक है। इसकी बड़ी सारी हम लोगों ने एग्जांपल्स ली थी। ठीक है। तो बहुत छोटी सी एग्जांपल एक दोबारा रिकॉल कर देता हूँ कि लेट्स से कि अगर आप चलते हुए जा रहे हैं, आपको अपने मोमेंटम का अंदाजा कि आप कितना अमाउंट ऑफ मोशन प्रोसेस करते थे उस वक्त होता है कि अगर आप स्लाइटली आपका कंधा या आपका पैर या आपका हाथ कहीं से टकरा जाए तो उसका जो इफेक्ट होता है, वो जो फोर्स आप एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली आपके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है। तो इतना मोमेंटम आपने चेंज किया था, इतना मोमेंटम आप पोजेस कर रहे थे, तो जब हम कहते हैं हेट एक्सचेंजेस, या फिर हम इसको समझने की कहते हैं कि मोमेंटम का जो अंडरस्टैंडिंग आती है वो कोलिजन के साथ बहुत अच्छी आ रही होती है। तो मोमेंटम ग्रेजुअली समझ में आएगा। अभी सेकंड लॉ के अंदर हम हैं तो हम सेकंड लॉ पे स्टिक करते हैं। सेकंड लॉ में हमें चेंज इन मोमेंटम से काम था। चेंज इन मोमेंटम, मैंने कहा था कि दो चीजें हैं जो मोमेंटम का चेंज कॉज कर सकती हैं। पहली चीज ये है, देखिए मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी। या तो मूविंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज आए। नाउ दैट्स वेरी कॉमन, दैट्स वेरी सिंपल, दैट्स वेरी यूजुअल फॉर अस कि भाई एक्सेलरेट कर गया, डिसेलरेट कर गया, डायरेक्शन चेंज कर दी। इवन अगर डायरेक्शन चेंज करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तब भी मोमेंटम वुड बी कंसीडर्ड टू बी अ चेंज्ड मोमेंटम। लेकिन मास का चेंज हो जाना हमारे लिए थोड़ी सी डिफरेंट चीज थी। तो मास का चेंज होना, हम एक पर्टिकुलर मैटर के मास की चेंज की बात नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम के मास की चेंज की बात कर रहे हैं। आज एक एग्जांपल उसमें देखेंगे, बल्कि और काफी डिटेल में देखेंगे इस मास चेंज वाली एग्जांपल को। इस पे छोटी सी एग्जांपल मैंने शायद आपको रॉकेट की दी थी। जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो उसका जो फ्यूल होता है वो एक हैवी अमाउंट के अंदर जो है ना कंबस्ट हो रहा होता है। तो वहां पे एक सडन फ्लो ऑफ मास होता है, चेंज इन मास होता है, जो कि उसको एक रिजल्टेंट फोर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, और उसी वजह से जो है वो रॉकेट जो है वो लॉन्च होता है। राइट है। मैंने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब चेंज इन मोमेंटम, दो आपके पास वर्जन आते हैं चेंज इन मोमेंटम के। एक आ गया था अ चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉज्ड बाय चेंज इन वेलोसिटी, अ चेंज इन मोमेंटम दैट इज कॉज्ड बाय चेंज इन मास। ये जो चेंज इन वेलोसिटी वाला मोमेंटम था, ठीक है, इसमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी खुद एक्सेलरेशन के बराबर थी। तो यहां से हमने कंक्लूड किया था F इज टू एम ए। तो जस्ट लाइक आई सेड यस्टरडे कि F इज टू एम ए कंप्लीटली सेकंड लॉ नहीं है। F is equals to ma is a single small part of the second law। ठीक है। बाकी एक दूसरा पार्ट इसका
चेंज इन मास पर यूनिट टाइम इनटू द वेलोसिटी, जिसको हम मास फ्लो रेट कहते हैं। आज इसके ऊपर काफी सारी गुफ्तगू करेंगे, तो ये आइडिया काफी हद तक क्लियर होगा। एफ इजिकल्स टू एम ए को पहले थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं, इस पे कुछ क्वेश्चंस हैं वो आज करेंगे। मैंने कहा था ये एफ इजिकल्स टू एम ए में एम इज द मास, ए इज द एक्सेलरेशन, दिस एफ इज द रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, रिजल्टेंट फोर्स का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फॉरवर्ड फोर्स लग रही है, लेट्स से इंजन की तरफ से व्हाटसोएवर पुशिंग फोर्स 100 न्यूटन का, और एक बैकवर्ड फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का। अब ये जो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट कर रहा है, इसके अंदर जो चेंज इन मोमेंटम आ रहा है, ये ऑल अलोन 100 या ऑल अलोन 20 की वजह से नहीं आ रहा है। इनका जो एग्रीगेटेड सम आ रहा है, इनका जो रिजल्टिंग वेक्टर, जो रिजल्टिंग फोर्स आ रहा है 80 न्यूटन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, उस वजह से आ रहा है। अगर 100 बैकवर्ड्स होती, 20 फॉरवर्ड होती, तो 80 न्यूटन बैकवर्ड्स होता, आपके पास रिजल्टिंग फोर्स नेगेटिव डायरेक्शन में होती, आपके पास एक्सेलरेशन नेगेटिव डायरेक्शन में होती, मतलब डिसेलरेट कर रहा होता। तो मैंने कहा था एक्सेलरेशन हैज द सेम डायरेक्शन एज द रिजल्टेंट फोर्स, या फिर एज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, इसके ऊपर थोड़े से क्वेश्चन पहले आज डिस्कस करते हैं पास्ट पेपर से, एंड उसके बाद वो जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, हम अच्छा चले, हम जो सेकंड पार्ट है हम उसको फिर, जो सेकंड पार्ट है चेंज इन मोमेंटम वाला था, हम उसको फिर आज डिटेल में देखेंगे। चलिए, सबसे पहला सवाल आपके पास जो यहाँ पर है, दैट सेज अ बुलेट ऑफ मास 8 ग्राम्स ट्रैवल्स एट a speed of 30 मीटर पर सेकेंड। एक बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर ये स्पीड रेफर कर रहे हैं, यहाँ पे यार हम वेलोसिटीज की बात कर रहे होते हैं। तो आई गेस यहाँ तक आते आते अब इतना अच्छा आप एक्सपर्ट हो चुके होगे, जब वो स्पीड रेफर करते हैं तो उसका मतलब है कि इट्स टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी। ठीक है, मतलब यहाँ पे वो डायरेक्शन को बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा। मतलब ये है कि डायरेक्शन के हवाले से आपको परेशान नहीं होना, मैथमेटिकल ट्रीटमेंट सारी वैसी ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन के हवाले से परेशान नहीं हो। ठीक है ना। द बुलेट हिट्स द टारगेट एंड स्टॉप्स आफ्टर अ टाइम 100 माइक्रोसेकेंड्स। अब देखें डेटा आपको क्या क्या गिवन है। यहां पे दे रखा हुआ है आपको इसका ऑब्जेक्ट का मास। ठीक है, ये दे रखा हुआ है इसकी इनिशियल वेलोसिटी, स्टॉप्स तो मतलब फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी 0, एंड ये दे रखा हुआ आपको टाइम। उससे बोला व्हाट इज द एवरेज फोर्स। अब देखो यहाँ पे दो तरीके का, अगर तो मैं कन्वेंशनल वे को लेकर के चलता कि F इज इक्वल्स टू एम ए, तो यहाँ पे पहले मैं एक्सेलरेशन निकालता, जो कि गलत नहीं होता लेकिन थोड़ा सा लंबा हो जाता। लेकिन जबकि मुझे ये बात पता है कि इसका एक्सटेंडेड वर्जन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो मैं इसको फॉलो करूंगा। मैथमेटिकली देखा जाए तो बात वही बन रही है आपके पास, लेकिन एक प्रॉपर प्रोसीजर है इसका। ठीक है, अब मैंने कहा मास, क्योंकि आपके पास ग्राम्स में गिवन है और हम यूजली मैं कैलकुलेट कर लेता हूं, वैसे ए इज नॉट द आंसर। आपने शायद मास को कन्वर्ट नहीं किया, मास को कन्वर्ट करना था 8 × 10⁻³ करना था। ठीक है, या फिर आपने टाइम को कन्वर्ट नहीं किया है। चेंज 300 से 0, तो मतलब चेंज भी आपके पास 300 ही आ रहा होगा, एंड टाइम था 100 माइक्रो। जी एग्जैक्टली, तो माइक्रो का मतलब 10⁻⁻⁶। यहां से आपके पास आंसर आ रहा होगा अराउंड 25,000। ऐसे ही है, 25,000 न्यूटन के करीब आपका आंसर आ रहा होगा। अच्छा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पे आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होता है कि इफ माय आंसर इज 24, तो क्या मतलब बुलेट रुक रही है 100 माइक्रो सेकेंड्स के अंदर रुक रही है, तो फोर्स जो लग रही होगी वो ठीक ठाक ज्यादा लग रही होगी। सही है, तो इसका मतलब ये है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है। तो ये थोड़ी सी आपने दिमाग थोड़ा सा चलाना होगा। चले, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखें, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर डायनेमिक्स तो है ही, काइनेमैटिक्स को भी ऐड कर रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है ना। तो मैंने जैसे अक्सर कहा था, माहौल आपका वही रहेगा, काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स के कंपाउंड क्वेश्चंस आते हैं, ये
पेपर 2 में तो बहुत ही मिलते हैं। एमसीक्यूज के अंदर किस तरह दिखते हैं वो जरा यहाँ देखेगा। वो कहता है एन आइस हॉकी पक ऑफ मास 150 ग्राम्स, ये भी कन्वर्ट होगा राइट, मूव्स विद एन इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड अलोंग द सरफेस ऑफ एन आइस रिंक। एक आइस हॉकी पक है, 150 ग्राम उसका मास है, 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो चल रहा है एक आइस रिंक के ऊपर। ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो चुकी है, ये उसका मास हो चुका है। ठीक है, वो बोलता है कि द पक स्लाइड्स अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स, 30 मीटर्स ट्रैवल करता है इन अ स्ट्रेट लाइन बिफोर स्टॉपिंग। इफ इट सेज कि इट स्टॉप्स, तो इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी तो आपके पास जीरो हो चुकी हुई है, एंड ये इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया हुआ है। वो कहता है व्हाट इज द एवरेज फ्रिक्शनल फोर्स। द वर्ड एवरेज मींस नथिंग, आपने फ्रिक्शनल फोर्स उसी तरह निकालनी है, ठीक है ना। एवरेज का वर्ड इसलिए यूज कर रहे हैं यहाँ पे कि हम ये अज्यूम करते हुए चलते हैं कि एक कांस्टेंट और एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रही थी, ठीक है ना। जबकि हो सकता है कि फोर्स प्रैक्टिकली कम ज्यादा किसी सरफेस कहीं पे कैसा था कहीं पे कैसा था। तो एवरेज का वर्ड इसलिए यूज किया कि अज्यूमिंग दैट कि एक यूनिफॉर्म फोर्स लग रही थी, तो यूनिफॉर्म फोर्स वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि इसको अगर मैं सॉल्व करूं F इज इक्वल टू एम ए से, तो मसला ये है कि मेरे पास ए नहीं है। और अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं M डेल V मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से, तो मसला ये है कि मेरे पास टाइम नहीं है। अब ये ए या फिर टी दोनों में से किसी एक की आपने सिलेक्शन करनी है कि भाई मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करने चाह रहा हूँ यहाँ पे। और वो सिलेक्शन मतलब वो जो कैलकुलेशन है वो आप काइनेमैटिक्स से करोगे। काइनेमैटिक्स का कौन सा पार्ट, आप जाओगे इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। तो मैं दोनों तरीके से इसको सॉल्व करूंगा। अगर लेट्स से कि आई डिसाइडेड कि भाई एफ इज टू एम ए को फॉलो करना है, तो आपने एक ऐसा फॉर्मूला चूज करना है जहां से आपको एक एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल जाए। मैंने यूज किया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। हमें पता है कि फाइनल वेलोसिटी हैज टू बी जीरो, तो ये मैंने नेगेटिव मतलब बिल्कुल ही जीरो कर दिया। ये 2 का स्क्वायर है, इसको मैं डायरेक्टली 4 लिख रहा हूं यहां से। इट इज अ डीसेलेरेशन क्योंकि स्टॉप हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस ए लिखा था यहाँ पे। और डिस्टेंस मुझे गिवन था 30, राइट। तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास 1/15 आ जाती है, ठीक है। तो मैं इसको इस तरह सॉल्व कर सकता हूं कि 150 10⁻³ इंटू 1/15, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू थी, सही है। और अगर लेट्स से कि मुझे मालूम करना था टाइम, मैंने कहा यार मैं ये जो सेकंड फॉर्मूला है एम डेल वी अपॉन टी मैं इस तरह सॉल्व करूंगा, तो मैं कोई ऐसा फॉर्मूला लगा सकता हूँ जहां से मेरे पास टाइम आ जाए, ठीक है। तो टाइम, कैलकुलेटिंग टाइम विदाउट यूजिंग द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, तो मेरे पास एक फॉर्मूला ऐसा है v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टी। अच्छा, अब ये सिलेक्शन देखो डिपेंड करती है तुम्हें कौन सा फॉर्मूला उस वक्त याद आ जाता है, किसमें तुम्हारा यू नो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी है, तुम्हें अच्छे से तुम इसको सॉल्व कर पाओगे। तो दिस इज 30 v प्लस यू इज अगेन 2, एंड ये आपके पास 2/2 टाइम आपके पास आ जाता है 30, ठीक है। चले, अगर मैं दूसरा वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहा था तो मैं यहाँ पे करता 0.15 लिख देता हूं, मैं जगह बचा रहा हूँ। चेंज इन वेलोसिटी इज 2, एंड ये हो गया आपके पास 30। बेटा दोनों से आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर सेम आने वाले एग्जैक्टली। तो विच एवर फॉर्मूला यू प्रेफर, जहां पर तुम्हारी मैथमेटिकल ईज हो वहां चले जाना, ठीक है ना। ऑप्शंस दोनों हैं। समझने वाली बात ये थी कि आपके पास काइनेमैटिक्स एंड डायनेमिक्स दोनों मिलाकर के आते हैं। अब एक और मजेदार सवाल है, ठीक है, इसको देखें। ये बहुत ही सिंपल है, अब तक जितने किए उससे ज्यादा ही सिंपल है शायद, लेकिन पता नहीं क्यों बच्चों को एक स्लाइटली कंफ्यूजन इसमें रहती है। इसमें कॉन्सेप्ट जो डिस्कस होगा, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करना है वो देखना है। वो कहता है अ कार इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड इन स्ट्रेट लाइन विद द इंजन प्रोवाइडिंग अ ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू द रेजिस्टिव फोर्स। समझे, अगर वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो फोर्सेस बैलेंस है। ये अब तक की जो बात थी, ये फर्स्ट लॉ वाली बात थी कि जो जितनी फॉरवर्ड फोर्स थी उतनी बैकवर्ड फोर्स थी, और वो फोर्स है एफ आपके पास। उसने बोला व्हेन द इंजन इज स्विच्ड ऑफ,
स्विच ऑफ मतलब फॉरवर्ड फोर्स खत्म कर दिए, सिर्फ बैकवर्ड फोर्स है, तो मतलब सेकंड लॉ शुरू हो चुका है, फर्स्ट लॉ खत्म हो गया, अब ये डिसेलरेट करेगा। मुझे कैसे पता था डिसेलरेट कर रहा है? क्योंकि इसने कहा था कि जनाब जो फॉरवर्ड फोर्स है वो हमने गायब कर दी और सिर्फ बैकवर्ड फोर्स है, मोशन आपके पास इस तरफ था, तो ये डिसेलरेट करेगा। राइट, ये सारी बातें पढ़ते पढ़ते आपके दिमाग में आनी चाहिए। When the engine switch of the car is brought to rest, final velocity has to be zero। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, और डिस्टेंस भी दे रखा हुआ है कि ये सारा जो काम हो रहा है ना वो आपके पास हो रहा है 100 मीटर्स के डिस्टेंस पे। ठीक है, बाय द रेजिस्टिव फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स कितनी थी? एफ। राइट, it may be assumed that F is a is constant during the acceleration, मतलब एक यूनिफॉर्म फोर्स है। The process is then repeated, इसी प्रोसेस को हमने रिपीट किया। The for the same car से मुराद ये था, सेम कार जब इसने बोल दिया तो assume that मास सेम है इसका। ठीक है, with the same initial velocity। ठीक है जी, इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज नहीं की, but with a constant resistive force of 0.8 f। 0.8 f मतलब 80% of the force कर दिया, 20% रिड्यूस कर दिया। हाउ फार विल द कार ट्रैवल व्हाइल डिसेलरेटिंग? चलिए जी, सबसे पहले देखो कॉन्सेप्ट क्या डिस्कस हो रहा है यहाँ पे। इसमें डायनेमिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है, बाकी सारा काइनेमैटिक्स है। पहले चीज बात ये है कि F इज इक्वल्स टू एम ए, हमारे पास एक वर्जन है सेकेंड लॉ का। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि मैं एक स्पेसिफिक मास की बात कर रहा हूं तो मैंने मास कांस्टेंट रख दिया, मास कांस्टेंट रख दिया, तो मेरे पास ये हुआ कि F प्रोपोर्शनल टू A है। राइट, तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फोर्स मैंने F रखी हुई थी, डिसेलरेशन की वैल्यू थी A, अगर मैं फोर्स को 0.8 F कर दूं तो डिसेलरेशन की वैल्यू भी 0.8 A हो जाएगी। दैट वाज द कॉन्सेप्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना था। अब काइनेमैटिक्स शुरू हो जाती है। क्या है उसने बोला, डिस्टेंस क्या था। अब देखो काइनेमैटिक्स लगाओ, मैंने फॉर्मूला लगाया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 AS। राइट, अच्छा अब यहां से मैं एक्सेलरेशन को सब्जेक्ट बना लेता हूं। तो मैंने कहा कि अगर उसने फाइनली रुक जाना है तो वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा। यू स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं पता, मैंने कहा ये यू स्क्वायर है 2, और सिंस डिसेलरेशन का केस है तो माइनस है और एस। बेटा माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब यहां से तुम चाहो ए को सब्जेक्ट बना लो, चाहो तुम एस को सब्जेक्ट बना लो। मैंने यहां से ए को सब्जेक्ट बनाया तो ए की वैल्यू मेरे पास आई यू स्क्वायर अपॉन 2S। ठीक है, अच्छा अब उसने बोला व्हाट वुड बी द न्यू डिस्प्लेसमेंट, द वैल्यू ऑफ द न्यू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा एस की वैल्यू ना पहले मुझे पता थी कि एस की वैल्यू इज 100, तो चलो वो बाद में ही हम उसको देख लेंगे। ये तो हो गया। अब न्यू वर्जन में क्या किया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन सिंस फोर्स को रिड्यूस किया था तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो गई, बाकी सारी चीजें अनचेंज्ड है। अनचेंज से मुराद ये है कि सिर्फ ये हो गया 0.8 A, और डेफिनेटली डिस्प्लेसमेंट जो है अब वो न्यू आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, वी स्क्वायर जीरो है हमारे पास, वो चीज एज इट इज रही है आपके पास, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी ठीक है आपके पास। अब देखो इसको सॉल्व किस तरह करना है, आपको एस की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले मैंने एस को सब्जेक्ट बनाया। एस को सब्जेक्ट किस तरह बना रहा हूं मैं, मैंने कहा यू स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ 0.8 A। मैं शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से कर गया हूं, आप इसको और भी आसान तरीके से कर सकते थे। ठीक है, ये 1.6 हो गया, और ए की जगह मैंने यू स्क्वायर अपॉन 2S लिख दिया। ठीक है, मैं यू स्क्वायर और यू स्क्वायर कैंसिल आउट कर दूंगा, 2S ऊपर चला जाएगा, एस की वैल्यू थी 100 आपके पास, डिवाइड बाय 1.6, ये आपके पास न्यू वैल्यू आ जाएगी। तो जरा इसको सॉल्व कीजिएगा आप, मैं भी अपने पास सॉल्व कर रहा हूँ। अब मैथमेटिक्स तो चाहो तुम इसको अपने हिसाब से किस तरह मैनिपुलेट कर लो, मेन चीज थी हमें एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझना था। मेरे पास डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 125, सो द न्यू डिस्प्लेसमेंट वुड बी 125 मीटर्स। अब जो है ये 125 मीटर्स पर जाकर के रुकेगा। ठीक है, 25 मीटर अहेड रुक रहा है, आपने 80% फोर्स को, रेजिस्टिव फोर्स को रिड्यूस किया तो डिसएलरेटिंग फोर्स भी रिड्यूस हो गई है। ठीक है, तो ये थे सिंपल से बेसिक से क्वेश्चंस। अभी और भी सारी प्रैक्टिस करनी है सिर्फ इसलिए कि हमें चीजें रिकॉल हो जाए थोड़ी सी। ये हमने 3 सवाल देखे थे। अब मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, इंटरेस्टिंग लगता है मुझे वाला पार्ट।
मास फ्लो रेट वाला। एक्चुअली याद होगा, एक चीज डिस्कस की थी आपसे कि जो सेकंड लॉ है उसका एक पार्ट तो एफ इज टू एम ए वाला हो गया था। दूसरा पार्ट ये था कि अगर चेंज इन मोमेंटम जो आ रहा है आपके पास, वो चेंज इन मोमेंटम आपके पास आता है ड्यू टू चेंज इन मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो वहां पे जो फोर्स हो जाएगी वो तो आपके पास डेल एम अपॉन इंटू वी अपॉन टी आ जाएगी। तो यहां से हमने इस डेल एम अपॉन टी के ऊपर थोड़ी सी वर्किंग की। हमने वर्किंग क्या की, हमने बोला ये है क्या चीज आज, मास फ्लो रेट का। मास फ्लो रेट बड़ी यूनिक सी चीज हो गई क्योंकि मास तो फ्लो ही नहीं कर रहा होता। ठीक है ना, मास तो मतलब जितने भी फिजिक्स में कॉन्सेप्ट पढ़े हमने, वहां पे मास एक मासूम सा फैक्टर वो होता है जिसको हम कॉन्सेप्ट करते हैं भाई 800 ग्राम की चीज थी, 150 ग्राम की चीज थी, 2 केजी की चीज थी, 5 केजी की चीज थी, वो तो फिक्स रहता है। ये मास फ्लो रेट का क्या चक्कर है। अभी जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ना, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, ये डायनेमिक्स में भी इस्तेमाल होगा और फिर ये वर्क एनर्जी पावर के अंदर जाकर भी इस्तेमाल हो रहा होगा। वर्क एनर्जी पावर के अंदर यही मास फ्लो रेट वाला जो कॉन्सेप्ट है और वॉल्यूम फ्लो रेट दोनों आज डिस्कस कर रहे हैं, ये रिकॉल हो रहा होगा वहां पे। अब देखो आपके सामने दो डायग्राम्स बनी हुई है ना, उसी पर ध्यान दो और उसी को विजुलाइज करके मुझे बताओ। बहुत दफा आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया ना, देखो एक डायग्राम बनी है होस पाइप की तुम्हारे पास, होस पाइप लगा हुआ है टैप के अंदर, आपने टैप ओपन कर दिया। अब जैसे ही टैब ओपन किया, पानी जैसे ही निकलता है ना होस पाइप की नोजल से, होस पाइप जो है ना वो बैकवर्ड पुश होता है और वो ऐसा जो है ना वो ऐसा फुल डांस करने लग जाता है। ऐसा ऑब्जर्व किया होगा। अब द पॉइंट इज कि भाई पानी अगर बाहर जा रहा है तो होस पाइप पीछे क्यों जा रहा है, वो क्यों डांस वांस कर रहा है। तो इस पे भी देखते हैं। दूसरी चीज आपने ये देखा होगा कि बलून को हमने इन्फ्लेट किया, बलून को फुलाया, टाई नहीं किया, छोड़ दिया। अब जैसे ही छोड़ देते हैं तो वो ऐसा नहीं है कि वहीं के वहीं उसकी हवा निकल जाती है, नहीं, वो भाई पूरे रूम के अंदर घूमता है, वो इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर जाता है पहले, उसके बाद जब तक कि उसकी हवा नहीं निकल जाती फिर वो फिर से आता है। नाउ दिस, मतलब कौन सी फोर्स है ना, मतलब ये सोचने वाली बात है कि कौन सी फोर्स लग रही थी जिसने बैठे बैठे पाइप को ऐसे पीछे कर दिया या बलून को इधर घुमा दिया या ड्रोन उड़ रहा है या हेलीकॉप्टर उड़ रहा है। सोचने वाली बात है। हेलीकॉप्टर भी उड़ रहा है या ड्रोन हमारे पास जो क्वाडकॉप्टर्स होते हैं वो उड़ रहे हैं हमारे पास। क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये कॉन्सेप्ट है मास फ्लो रेट वाला। देखिए समझे इस बात को। कॉन्सेप्ट ये है, क्या मैं इस बात को इस तरह समझ सकता हूं कि ये जो नोजल है इसमें से फ्लूइड बाहर आ रहा है पर यूनिट टाइम, तो एक सर्टेन मास होगा जो 1 सेकंड के अंदर बाहर जा रहा होगा। ठीक है ना, एक एक रेट होगा ना, मतलब एक सर्टेन वेलोसिटी से अगर वो बाहर आ रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से यहाँ से एयर बाहर निकल रही है, तो एक फिक्स मास होता होगा कि जनाब 1 सेकंड के अंदर, 2 सेकंड के अंदर, 1 मिनट के अंदर इतना मास ऑफ वाटर, इतना मास ऑफ एयर इजेक्ट आउट हो रहा है। ये जो सर्टेन मास ऑफ वाटर इजेक्ट आउट हो रहा है, दिस इज बेसिकली व्हाट मास फ्लो रेट इज। अब इसी तरह समझो कि एक क्वाडकॉप्टर है तुम्हारे पास, एक हेलीकॉप्टर है फॉर एग्जाम्पल, हेलीकॉप्टर के टर्बाइन घूम रहे हैं, टर्बाइन जो घूम रहे हैं वो ऐसे सर्कुलर शेप बना रहे हैं। वो कर क्या रहे हैं, वो एयर, उसको एयर इसमें से पास कर रही है। तो एयर जो पास कर रही है तो कंटिन्यूसली पास कर रही है ना, एक बहुत बड़ा सा मास है एयर का जो निकल करके उससे पास करके जा रहा है। तो अगर मैं 1 सेकंड के हिसाब से अंदाजा लगाऊं कि जनाब 1 सेकंड के अंदर कितना मास निकलता है एयर का, वो कहलाएगा मास फ्लो रेट, जो एक सर्टेन वेलोसिटी के साथ जा रहा है। आप देखें, मास फ्लो रेट है मतलब मास इज इजेक्टिंग आउट पर यूनिट टाइम विद अ सर्टेन वेलोसिटी, ये चीज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बन जाती है। ये चीज फोर्स के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि जो इजेक्टिंग फ्लूइड है, चाहे वो होस पाइप में से हो, चाहे वो वाटर, चाहे वो बलून में से हो, चाहे वो क्वाडकॉप्टर के प्रोपेलर्स में से निकल रहा हो, ठीक है ना, वो एक फोर्स लगाता है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ एंड अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ, जिसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है अभी, लेकिन अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स, वही फोर्स वो होस पाइप खुद भी एक्सपीरियंस करता है। तो पानी लगा रहे जनाब फोर्स इस जानिब, एंड अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ पानी फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है इस जानिब। होस पाइप, इस वजह से होस पाइप ऐसे मूव करना शुरू कर देगा। एयर फोर्स लगा रही है इस जानिब, तो ये खुद फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस जानिब, तो इसका मतलब है कि ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। दिस इज व्हाई अ होस पाइप मूव्स। नाउ द पॉइंट इज कि इस मास फ्लो रेट को निकालेंगे किस तरह। सबसे पहले तो मुझे बताइए, ये मास फ्लो रेट का कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, मास फ्लो रेट से फोर्स किस तरह बन रही है आपको, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको।
चलो, इसकी एक और वंडरफुल सी एग्जांपल वो देखा होगा, एक स्पोर्ट्स, एक नया नया तो नहीं कहूंगा, 5-6 साल हो गए स्पोर्ट्स को आए हुए। वो वाटर जेट टाइप का होता है, वो बंदा खड़ा होता है एक प्लेटफॉर्म पे, उसमें बड़े प्रेशर से पानी निकल रहा होता है, और फिर वो पानी के अंदर ऐसे कभी अंदर भी जा रहा है कभी बाहर भी जा रहा है, फिर वो उसका इतना प्रेशर होता है पानी का कि वो, मतलब वो जो एक बंदा खड़ा हुआ होता है वो आपको भी पकड़ के फिर वो घुमाना शुरू कर देगा। पाकिस्तान में तो खैर नहीं आया है ये स्पोर्ट्स, लेकिन हमने वीडियोस वगैरह के अंदर देखा है, मूवीज के अंदर देखा है, स्टिंग के ऐड के अंदर देखा था। बताइए जरा, ठीक है। तो वो बंदा जो है ना करतब करके सिर्फ स्टिंग पीता है। फजूल सी बात थी, लेकिन अब उसमें पी क्या कर सकता है, ठीक है ना। तो वो कॉन्सेप्ट भी एक्चुअली यही है, राइट। नाउ द पॉइंट इज कि ये जो मास फ्लो रेट है, इसका मैं अंदाजा कैसे लगाऊं कि एक सेकंड के अंदर कितना मास निकल रहा है, एक सेकंड के अंदर एक हेलीकॉप्टर के प्रोपेलर में से कितना मास फ्लो हवा का हो गया, या फिर इसकी कैसे पता लगाऊं। तो सुन, अब जरा कॉन्सेप्ट आए, जरा समझें कि देखें, किसी भी चीज में से, चाहे वो लिक्विड फ्लो हो रहा हो, चाहे वो गैस फ्लो हो रहा हो, मतलब एयर फ्लो हो रहा हो, या कोई और डिफरेंट गैस फ्लो हो रही हो, फ्लूइड फ्लो होगा। फ्लूइड्स की एक आइडेंटिटी ये है कि वो अपने अपने जो कंटेनर्स होते हैं या नोजल्स होते हैं, वो उनका शेप इख्तियार कर लेंगे। तो इतना मुझे पता है कि अगर जो आउटलेट है जहां से फ्लूइड निकल रहा है, इट इज मोस्टली सर्कुलर। तो अगर वो सर्कुलर है, तो आपके पास जब फ्लूइड निकलेगा, तो वो सर्कुलर वेव के अंदर निकलेगा, सर्कुलर शेप में। एंड डेफिनेटली उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसका जो वेलोसिटी है वो इस जानिब है, तो उसने ट्रेवल करना है इधर फॉर अ स्मॉल सेकेंड और स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सेकेंड इवन। वो एक लेंथ तो कवर करेगा ना, उसके बाद आगे तो पानी डेफिनेटली डिस्पर्स हो जाना है, लेकिन एक बहुत छोटे से हिस्से के लिए उसने एक सर्टेन लेंथ कवर की हुई होगी। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि यहाँ जो ये वॉल्यूम, मतलब ये जो इसका जो शेप होगा वो सिलिंड्रिकल शेप में आ रहा हो, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि जो वॉल्यूम इसका इजेक्ट आउट हो, हम ये समझिएगा बात को, बड़ी मजेदार सी चीज है। जो वॉल्यूम इसका इजेक्ट आउट हो रहा है ये, अच्छा अब यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन है, दो वीज आएंगे ना, तो मैं इसको थोड़ा सा, जो कैपिटल वी यूज कर रहा हूँ दैट्स फॉर वॉल्यूम, ठीक है ना। वॉल्यूम जो इजेक्ट आउट हो रहा है उसको मैं कह सकता हूं कि वॉल्यूम होगा एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। अब ये जो एरिया है, ये इसको मैं कह सकता हूं कि ये नोजल का एरिया, या फिर प्रोपेलर जिससे वो बाहर आ रहा हो का एरिया हो सकता है, ठीक है। ये आपके पास है वॉल्यूम। नाउ अगेन द पॉइंट इज कि टोटल वॉल्यूम कितना निकल रहा है इसका भी अंदाजा नहीं कर सकते भाई। अगर एक क्वाडकॉप्टर उड़ रहा है, तो कितना वॉल्यूम ऊपर से नीचे हवा का इसमें से क्रॉस कर रहा है, तो मुझे नहीं पता। मैं अगेन पर टाइम लेकर बात करूंगा कि भाई एक सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम गुजर रहा है। तो एक सेकंड के अंदर कितना वॉल्यूम गुजर रहा है, उसके लिए मुझे करना पड़ेगा V अपॉन टी। ये कहलाएगा वॉल्यूम फ्लो रेट, मतलब मैं पर सेकंड देख रहा हूँ कितना वॉल्यूम पास ऑन हो रहा है। यही काम मुझे ऑन दी राइट हैंड साइड करना पड़ेगा, मतलब टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। टाइम से अगर मैं डिवाइड करता हूँ इक्वेशन को, तो देखो, लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम, क्या मैं इसको वेलोसिटी कह सकता हूँ? लेंथ बाय टाइम, लेंथ इज व्हाट, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसको मैं वेलोसिटी कह सकता हूँ। तो मैंने कहा कि ये जो v बाई टी है, जिसको मैंने नाम देना है वॉल्यूम फ्लो रेट का, दिस इज एरिया इनटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे डिफरेंशिएट में कर दूं कि ये जो मैंने लिखा है कैपिटल V अपॉन टी, दिस इज वॉल्यूम फ्लो रेट। वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है? वॉल्यूम इजेक्टेड आउट पर यूनिट टाइम, एक सेकंड के अंदर कितना मीटर क्यूब बाहर जा रहा है किसी भी फ्लूइड का। ये एरिया ऑफ द नोजल, इसको हम पहले हाईलाइट कर चुके हुए हैं। ये V जो है, दिस इज वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। मैं फ्लूइड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारे पास एग्जांपल लिक्विड्स की भी आएंगी और एयर की, मतलब गैसेस की भी आ सकती हैं। तो प्रोपेलर में से किस स्पीड से हवा गुजर रही है, या फिर होस पाइप में से किस स्पीड से पानी निकल रहा है, या फिर बलून में से किस स्पीड से हवा निकल रही है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास वॉल्यूम फ्लो रेट। अब देखो, हमें चाहिए था मास फ्लो रेट, तो मास की तरफ आते हैं। मास और वॉल्यूम का क्या रिलेशन है?
मास और वॉल्यूम का रिलेशन ये है कि मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक है, तो ये चीज आपके पास क्या है, डेंसिटी, राइट। और सिंस मुझे मास फ्लो रेट चाहिए, मास पर यूनिट टाइम चाहिए, तो मैं पूरी इक्वेशन को टाइम से डिवाइड कर रहा हूँ। पूरी इक्वेशन को अगर मैं टाइम से डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा m बाई टी। तो यही काम डिवाइड बाय टाइम मुझे राइट हैंड साइड पे भी करना पड़ेगा। इक्वेशन की डेंसिटी को तो मैंने एज इट इज रखा, मैंने v अपॉन टी कर दिया। अब देखो, ये मास फ्लो रेट हो गया, ठीक है, ये मास फ्लो रेट हो गया। और ये आपके पास क्या था, ये वॉल्यूम फ्लो रेट था जो आप अभी निकाल चुके हो, ठीक है ना। अब वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह इसकी जो एक्सप्रेशन आपने बनाई थी ना, एरिया इंटू वेलोसिटी, वो रिप्लेस कर दो, मास फ्लो रेट इज डेंसिटी एज इट इज। और अब वॉल्यूम फ्लो रेट की जगह जो उसका मैंने एक्सप्रेशन निकाला था वो निकाल दो। सो दिस इज बेसिकली द मास फ्लो रेट ऑफ द फ्लूइड जो बाहर निकल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये रो इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। ए इज द एरिया ऑफ द नोजल, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड, जिस वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा है, सही। अच्छा, फोर्स एक्सर्टेड और एक्सपीरियंस्ड, वो फोर्स कितनी लगा रहा है, फोर्स एक्सर्टेड और एक्सपीरियंस में, ये एक्सर्टेड एंड एक्सपीरियंस वाली जो मैंने बात लिखी है ना, इसका ताल्लुक थर्ड लॉ से है। थर्ड लॉ डेफिनेटली हम प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, इसका ताल्लुक थर्ड लॉ से है, ठीक है। लेकिन जाहिर है कि ओ लेवल से पढ़ रखा हुआ है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, जितना फोर्स वो एक्सर्ट करेगा उतना वो एक्सपीरियंस करेगा, इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस, इसलिए। तो अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ, आपके पास फोर्स बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। पहले जनरल वर्जन लिख दूं मैं, मैंने कहा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, और हम स्पेसिफिक कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं जहां पे चेंज इन मोमेंटम आ रहा है किसी भी फ्लूइड के मास के चेंज के रेट की वजह से, इस वजह से। अब यहाँ पे मास फ्लो रेट को मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं, मैंने कहा ये अलग एंड दिस इज, इस मास फ्लो रेट की जगह मैं इसकी एक्सप्रेशन लिख रहा हूं। तो मास फ्लो रेट था आपके पास डेंसिटी एरिया वी, ये मास फ्लो रेट आ गया, एंड वेलोसिटी एज इट इज। तो आपके पास फोर्स एक्सर्टेड एंड एक्सपीरियंस्ड बाय एनी सिस्टम विद मास फ्लो रेट कितना आ चुका हुआ है, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, एरिया ऑफ द नोजल एंड वी स्क्वायर। दिस इज द फोर्स जिससे वो होस्ट पाइप एक्चुअली, मतलब जो होस्ट पाइप एक्सपीरियंस करता है और वो मूव करता है, या फिर क्वाडकॉप्टर, या फिर जितनी भी मास फ्लो रेट वाली एग्जांपल्स हैं, दिस इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स। यहां तक कि मुझे बताइएगा, ये डेरिवेशन आनी नहीं है, लेकिन तुम्हें पता है ये आना चाहिए। ये इस्तेमाल होगा आपके पास इस चैप्टर में भी, और मैंने कहा वर्क एनर्जी पावर में भी ये इस्तेमाल होगा। इस चैप्टर में ज्यादा वर्क एनर्जी पावर में फोर्स थोड़ी बहुत होगी, लेकिन मास फ्लो रेट तो डेफिनेटली होगा। सो यहां तक की बातें क्लियर आए हो, राइट। अब इसके देखो कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन, चलो। अब इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखें, वो कहता है कि वाटर इज पम्प्ड थ्रू अ होस पाइप, बिल्कुल वैसी एग्जाम्पल जो अभी हमने देखी है, एट अ रेट ऑफ 90 केजी पर मिनट। थोड़ा सा यूनिट को देख करके भी अंदाजा लगा लिया करना कि क्या दिया हुआ है, केजी पर मिनट मतलब मास पर टाइम दिया हुआ है। इट इमर्जेस फ्रॉम अ होस पाइप हॉरिजॉन्टली विद स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे ये स्पीड हो गई है। तो ये चीज जो है ये आपके पास है मास फ्लो रेट, जिसके अंदर एक गड़बड़ ये है कि पर मिनट हम इसको पर सेकंड कन्वर्ट कर देंगे। और ये चीज आ गई आपके पास इजेक्टिंग वेलोसिटी। उसने आपसे कहा कि व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू होल्ड द होस पाइप टू प्रिवेंट इट मूविंग बैकवर्ड्स। यहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाए कि भाई ये क्या बात कर रही है इसने, मतलब कौन सी फोर्स की बात कर रहा है। तो ये उसी फोर्स की बात कर रहे हैं जो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। देखिए ऐसा है कि अगर ये वो होस पाइप था, ठीक है, अब इसमें से जब फ्लूइड बाहर आएगा तो इस
पाइप को फोर्स जो एक्सपीरियंस करेगा पाइप वो इस डायरेक्शन में करेगा। तो इसको होल्ड करने के लिए कि ये इधर उधर मूव ना हो, आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी वो इतनी ही अमाउंट की फोर्स आगे डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी। तो इस वक्त हमारा ताल्लुक इस बात से नहीं है कि हम किस फोर्स की बात कर रहे हैं, मतलब किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। हमें एक्चुअली वो फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है ना, दोनों फोर्सेस बराबर हैं क्योंकि बैलेंस रखते हैं। फोर्स आप किस तरह निकालते हो? फोर्स को अभी आपने कहा कि जनाब रेट ऑफ चेंज या फिर रेट ऑफ फ्लो ऑफ मास इनटू बी है। अब मास गिवन है आपको 90 केजी जो पर मिनट जा रहा है, तो पर सेकंड में आप इसको कन्वर्ट कर दो कि 60 से डिवाइड करके, और इसकी वेलोसिटी से आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी। वो वैल्यू कितनी आ रही है? 2 and 3, 3 and 30 न्यूटन। ठीक है, 30 न्यूटन का फोर्स है जो कि पानी आगे लगाएगा, ये बैकवर्ड लगाएगा, एंड इतनी ही फोर्स आपको फिर आगे की जाने लगानी है ताकि इसको आप होल्ड करके रख सको। राइट, तो दिस इज हाउ इट्स डन। अब देखो यहाँ पर हमने डेंसिटी वेंसिटी वाली चीजें यूज नहीं की क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन के अंदर वो ओपन फॉर्मूला जो पूरा डिटेल वर्जन था वो यूज करेगा। नेक्स्ट सवाल में इसने यूज किया था। ठीक है ना, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। वो कहता है स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ स्पीड। अब देखो एयर से रिलेटेड सवाल आ गया, पहले पानी का था, गैस वाला आ गया। स्ट्रॉन्ग विंड ऑफ स्पीड 33 मीटर पर सेकेंड blows against a wall. The density of the air is 1.2 kg per meter. The wall has an area of 12 meters square. ये मिसप्रिंट है, स्क्वायर ऊपर चढ़ा हुआ है इसका, मीटर स्क्वायर। At right angles to the wind velocity, the air has its speed. Right angle इसलिए बोला क्योंकि अगर राइट एंगल नहीं होता, एक सर्टेन कॉम्पोनेंट एक्ट कर रहा होता। ठीक है, तो वो अभी उस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं जा रहे हम। द एयर हैज इट्स स्पीड रिड्यूस टू जीरो, मतलब चेंज इन वेलोसिटी आपके पास बिल्कुल जीरो। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट फोर्स एक्सर्टेड बाय द एयर ऑन द वॉल? अब देखो बहुत लंबा हो जाता है सवाल अगर हमने ये कैलकुलेट नहीं किया होता एग्जैक्टली। तो हमने सीधा सीधा क्या किया, देखो हम पहले ही एक वर्किंग करके बैठ चुके हैं। तो अब इस वर्किंग के अंदर हमने सिर्फ वैल्यूज पुट इन करनी है। 1.2 उसने डेंसिटी दे दी, 12 उसने एरिया दे दिया, और जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है दैट इज 33, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया। यहां से आपके पास क्या वैल्यू आई? आपने 480 निकाला। और अगर ये कैलकुलेशन ये वर्किंग ये हमने अभी नहीं की होती तो यही सवाल हमारे लिए पता नहीं कितना कॉम्प्लिकेटेड हो चुका होता, भाई कहाँ से कहाँ तक वर्किंग लेकर के जानी है। अच्छा, 480 नहीं है, इट्स 16,000 न्यूटन। मतलब टू बी प्रिसाइज 15,680। और अकॉर्डिंग टू आवर ऑप्शंस, टू सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमने अपना आंसर देना होता है, तो वो 16,000 की वैल्यू आ रही है। ठीक है, चले लास्टली अब दो इसके हम डिस्कस करेंगे। पेपर 2 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो स्लाइटली तंग कर देते हैं बच्चों को कि यार ये क्या पूछ लिया इसने, किस टाइप की बातें कर रहा है। बहुत ही आसान किस्म का सा सवाल होता है। ठीक है ना, बस आपने फोर्सेस में, डायनेमिक्स में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जहां पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड सवाल पूछ रहा है, ये बात क्या कर रहा है। ठीक है ना, आप काइनेमैटिक्स के अंदर एनर्जीज की डिस्कशन देखते हो, आप एनर्जी के चैप्टर में फोर्सेस का डिस्कशन देखते हो, आप एनर्जीज के चैप्टर में चेंज इन डिस्टेंस या फिर वेलोसिटीज का कॉन्सेप्ट देखते हो। तो देखो प्रैक्टिकली तो सारी चीजें एक साथ हो रही है। अगर एक ऑब्जेक्ट डिसेलरेट कर रहा है तो वहां पे डिसेलरेशन भी है, वहां पे फोर्सेस भी है, वहां पे चेंज इन मोमेंटम भी है, वहां पे चेंज इन एनर्जीज भी है। तो हो सकता है कंपाउंड क्वेश्चंस बनते हो, एंड डेफिनेटली बनते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस। तो कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जहां पर वो कंफ्यूजन हो जाती है। तो यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो द की पॉइंट्स, यू नो द बाउंड्रीज ऑफ योर यू नो चैप्टर्स, कॉन्सेप्ट्स। चैप्टर्स तो नहीं बोलूंगा, चैप्टर्स तो हमने बना दिए इसको कॉन्सेप्ट्स, कि जनाब यहाँ से यहाँ तक ये एक्चुअली इस कॉन्सेप्ट की बात कर रहा है। तो एक और तरीका जिससे वो उस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेगा वो यहाँ पे आप समझो। ये वाली बातें मैं इसलिए बता देता हूँ, देखो दो बातें होती हैं। एक होता है फिजिक्स को सीखना। फिजिक्स को सीखने के लिए कोई बाउंड्री नहीं है आपके पास। ठीक है ना, आप एक टॉपिक को लेकर के कितनी ही डिस्कशन करना चाहो आप कर सकते हो, फिजिक्स की कोई बाउंड्री नहीं है। ठीक है ना, और एक है पेपर देना। और मसला ये कि हमारा ताल्लुक पेपर देने से। ठीक है ना, हम फिजिक्स सीखना भी चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है कि फिजिक्स सीखना चाहते हैं, लेकिन अल्टीमेटली जो माँ बाप है ना वो, उनको तो ग्रेड चाहिए ना।
तो ग्रेड आता है पेपर देने से, और जाहिर है आगे भी बढ़ोगे इंशाल्लाह ग्रेड से। पेपर देना इज एन आर्ट। तो फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स विदाउट किलिंग योर क्यूरियोसिटी के, यार नहीं मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई आगे नहीं बढ़ो, बढ़ो, लेकिन पेपर की लिमिट होना चाहिए कि कितना सोचना है कितना नहीं सोचना है। दिस इज व्हाट एन आर्ट इज, दिस इज नॉट रट्टाफिकेशन, दिस इज व्हाट दी विजडम इज। ठीक है ना? तो इस वजह से इन बातों पर ध्यान देना है कि पढ़ रहे हैं लेकिन पेपर नहीं हो रहा, क्योंकि पेपर वाला विजडम नहीं आ रहा ना। चलेंगे खैर। वो कहता है द प्रोपल्शन सिस्टम ऑफ अ टॉय कार कंसिस्ट ऑफ अ प्रोपेलर अटैच्ड टू एन इलेक्ट्रिक मोटर एज इलस्ट्रेटेड। देखो एक टॉय कार है, उसके पीछे प्रोपेलर लगा हुआ है, ठीक है। और बाकी इंफॉर्मेशन दे, बाकी इंफॉर्मेशन में पढ़ के सुना दे तो मैं वैसे ही बता देता हूँ। कार को स्टेशनरी रखा हुआ है, ठीक है। जो प्रोपेलर है उसका जो एयर है जिसको वो प्रोपेल आउट कर रहा है, उसकी डेंसिटी है 1.3 kg पर मीटर की, ठीक है। अच्छा, जो स्पीड है जिससे वो एयर प्रोपेल आउट हो रही है दैट इज 1.8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो डेफिनेटली प्रोपेलर है ना, तो वो एक सर्कुलर एरिया सा बना रहा होगा, राउंड घूम रहा है। तो उस सर्कुलर एरिया का जो रेडियस है दैट इज 0.045। ये इसको पता है अक्सर स्टम में देगा, वो बोल सकता है कि जनाब द लेंथ ऑफ द प्रोपेलर इज 0.045। तो डेफिनेटली जो लेंथ ऑफ द प्रोपेलर होगी वही रेडियस होगा, तो आपने इस तरह इसको कंक्लूड करना होता है। सबसे पहले उसने बोला शो दैट इन द टाइम इंटरवल 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के अंदर, 2 सेकेंड के टाइम के अंदर द मास ऑफ द एयर प्रोपेल टू द लेफ्ट इज 0.03 kg। कि 2 सेकेंड के अंदर इतना मास गया। तो सिर्फ इस वक्त आपसे फोर्स नहीं चाहिए, मोमेंटम नहीं चाहिए, आपसे मांगा है चेंज इन मास इन 2 सेकेंड्स। आपको ये फॉर्मूला पता है, रो ए एंड वी, और टाइम के हिसाब से आपको चाहिए, तो आपने इसको चेंज किया, आपने कहा मुझे टाइम को भी उधर मल्टीप्लाई कर देना। 2 सेकेंड की बात हो रही है, ठीक है। तो चेंज इन मास आप या फिर अमाउंट ऑफ मास फ्लोट कितना निकालोगे, डेंसिटी आपको गिवन थी 1.3, ठीक है। एरिया नहीं गिवन था, लेकिन निकाला जा सकता है किस तरह, पाई आर स्क्वायर से। अलग से निकालने की जरूरत ही नहीं, एक ही जगह डाल देना। ये सारी चीजें एक सिंगल लाइन में, अगर कंफ्यूजन नहीं होती ब्रैकेट्स का इस्तेमाल सीखो और इजी हो जाएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद है आपके पास वेलोसिटी। वेलोसिटी की बनती 1.8 मीटर पर सेकेंड, और फिर ये सारी चीजें आपको 2 सेकंड के लिए चाहिए थी, तो आपने टाइम से डिवाइड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिया। यहां से आपके पास लाजमी तौर पे टाइम की वैल्यू 0, अमाउंट ऑफ मास 0.03 kg आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कैलकुलेट कर देते हैं, मतलब हमने लिख तो दिया है कि इतना होगा, लेकिन एक दफा कैलकुलेट करके देखें। 0.045 का स्क्वायर 1.82, तो मेरे पास एग्जैक्टली 0.02977 आ रहा है, तो वो 0.03 ही बनता है आपके पास, ठीक है ना। अगले पार्ट में उसने बोला कैलकुलेट द इंक्रीज इन मोमेंटम। देखो पहले पार्ट में उसने आपसे मांगा था मास की वैल्यू, अब मांग रहा है इंक्रीज इन मोमेंटम। इंक्रीज का मतलब है कि वो चेंज इन मोमेंटम मांग रहा है, और यहाँ चेंज इन मोमेंटम किस वजह से आ रहा है, यहाँ चेंज इन मोमेंटम आ रहा है चेंज इन मास की वजह से, राइट। चेंज इन मास आपने कितना निकाला था, चेंज इन मास 2 सेकंड के लिए आपने निकाला था 0.03 kg, और वेलोसिटी जो थी वो 1.8 थी। तो जो चेंज इन मोमेंटम आया वो यहां से आपके पास आ जाएगा 0.03 इंटू 1.8, तो 0.054 न्यूटन सेकेंड्स, ये मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ रहा। लास्ट पार्ट में उसने मुझसे बोला द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर। तो आपने कुछ गड़बड़ कर दी यहाँ पे। अच्छा, अपनी कैलकुलेशन चेक करें, दिस इज 1.3 बाय 0.04, आपने 0.45 तो नहीं ले लिया, इट इज 0.045। हाँ चले, फिर 1.8 एन इंटू 2। उसके बाद आप ये कैलकुलेट करेंगे चेंज इन मोमेंटम,
वो आपके पास 0.045 आना चाहिए, 54 आनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद लास्ट पार्ट में उसने आपसे पूछा द फोर्स एक्सर्टेड ऑन दिस मास बाय द मास ऑफ एयर बाय द प्रोपेलर, ठीक है ना। फोर्स की वैल्यू चाहिए। देखो फोर्स किस तरह निकालोगे, फोर्स है आपके पास चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो सब कुछ है। चेंज इन मोमेंटम ऊपर निकाला है 0.054, और ये सारी कैलकुलेशन हमने 2 सेकंड के लिए की थी, तो डिवाइड बाय 2, तो ये 0.054 डिवाइड बाय 2 0.027 होना चाहिए। ये हो गया 0.027। अब मुझे बताइएगा, कॉन्सेप्ट अबाउट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू द वेलोसिटी इज इक्वल टू द फोर्स, ये कॉन्सेप्ट आपको काफी हद तक क्लियर हुआ होगा आज, राइट। चले, अच्छा, यहां पर इसको अब यहीं तक रखते हैं। सेकंड लॉ हमारा यहाँ पे खत्म हुआ, आज खत्म हुआ, मतलब हमने कंप्लीटली खत्म नहीं किया, अभी बहुत सारी बातें सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ, थर्ड लॉ की मिला करके डिस्कशन है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड लॉ पहले करेंगे। थर्ड लॉ भी थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट कर देता है, तो उसमें टाइम लग जाता है। होपफुली हम उसको जल्दी कवर अप कर पाए, तो जैसे ही हम उसको कर लेंगे तो नेक्स्ट क्लास के अंदर ही हम थर्ड लॉ भी डिस्कस करेंगे, एंड फिर हम कलेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे सेकंड